जय हिंद, वंदे मातरम। आज की अपनी ये वीडियो बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए है और पेपर है थर्ड। सब्जेक्ट है अपना रक्षा स्ट्रैटेजी, जिसको इंग्लिश में मिलिट्री स्टडीज़ के नाम से भी या मिलिट्री साइंस के नाम से रक्षा स्ट्रैटेजी के नाम से जानते हैं। तो आज की अपनी वीडियो बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए है, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि भारत में युद्ध के क्या सिद्धांत हैं या रक्षा के क्या सिद्धांत हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि भारत अपना युद्ध का क्या सिद्धांत रखता है, युद्ध में किन सिद्धांतों का पालन करता है और किन सिद्धांतों को धारण कर युद्ध की स्थिति को कंट्रोल करता है। आइए देखते हैं वीडियो को। तो भारत में जो युद्ध के सिद्धांत हैं उसका जो शॉर्ट फार्मूला है वो है सममौसकफा। क्या है? सममौसकफा। सम का मतलब है सिलेक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एम, अर्थात उद्देश्य क्या है उसका निर्धारण करना और उस उद्देश्य की प्राप्ति में उसका निर्वहन करना, जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमने युद्ध को जारी रखा है या युद्ध करने के लिए प्रेरित हुए हैं। दूसरी चीज मौसकफा का फुल फॉर्म देखते हैं तो यम से आएगा मेंटेनेंस ऑफ मोरल, उत्साह बनाए रखना। अर्थात जब भी कोई युद्ध किया जा रहा हो उस समय धैर्य की, उत्साह की, साहस की, वीरता की, इनको बनाए रखने की बहुत ही परम आवश्यकता होती है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें मौसकफा का वो है मेंटेनेंस ऑफ मोरल, अर्थात उत्साह को धारण किए रखना, उत्साह को बनाए रखना, उत्साह से अलग ना जाना। दूसरी चीज है ऑफेंसिव एक्शन। ऑफेंसिव एक्शन मीन्स आक्रामक कार्यवाही, अर्थात शत्रु पर हमें प्रतिरक्षात्मक कम आक्रामक या आक्रामक कार्यवाही अत्यधिक करना, सुरक्षा कम आक्रमण ज़्यादा। यानी कि हमें शत्रु के पहल की राह नहीं देखनी है, बल्कि हमें खुद पहल करना है, हमें आगे बढ़ना है अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। अगली चीज आती है सरप्राइज, अर्थात शत्रु को चकमा देना। शत्रु को चकमा देना, हमें किन्हीं बातों में उलझाकर दूसरे रास्ते से मतलब यहाँ राह से नहीं है, दूसरे रास्ते से मतलब है उसको किसी तरह से उलझा के रखना और उस पर धावा बोल देना, चकमा देना, जिसकी वो उसने कल्पना न की है, जिसकी उसने सोच ना रखी हो कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है, इस तरह की कार्यवाही कर देना क्या है? सरप्राइज है। अगली बात आती है यस सिक्योरिटी की, अर्थात सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा। हमें अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखना है, हमारी सुरक्षा में कहीं कोई सेंध ना लगे, हमारे सैनिक कम से कम मात्रा में हताहत हों, ये हमारे युद्ध का सिद्धांत है। यानी कि सुरक्षा के साथ आक्रमण करना। अगली चीज आती है कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स, यानी कि जो भी हमारा ध्यान है, हमारा आकर्षण है, वो एक जगह पर नियंत्रित होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए। जो हमारा केंद्र है, जो हमने एक उद्देश्य बनाया है, उस पर हमें अडिग रहना है, सकेंद्रण करना उस उद्देश्य का कि हमें इससे अलग कहीं नहीं जाना है, इससे अलग कुछ नहीं करना है, हमें कम से कम ये चाहिए तो चाहिए। अर्थात कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स, जो हमने उद्देश्य बना रखे हैं, जिन उद्देश्यों के साथ हम युद्ध मैदान में युद्ध स्तर पर उतरे हैं, उसमें हमें कहीं पर भी अडिग नहीं होना है और कहीं पर भी हमें विरत नहीं होना, अडिग रहना है।
उससे हमें हटकर कहीं नहीं जाना। अगली चीज आती है इसे इकोनॉमी ऑफ फोर्स, अर्थात शक्ति की मितव्ययता। हमारी शक्ति जो है, हमारे जो सैनिक हैं, हमारे और सारी चीज़ें जो भी हमें उसे मितव्ययता बना के रखना है, एकजुटता बना के रखना है, उसको कहीं पर भी छीण नहीं होने देना है, कहीं से भी उसका ह्रास नहीं होने देना है। यह है इकोनॉमी ऑफ फोर्स, यानी कि ताकत का, शक्ति का जुटाव करना, मितव्यय करना, मतलब उसको इकट्ठा करना। अगली चीज आती है कोऑपरेशन, अर्थात सहयोग। समस्त सैनिक, यहाँ तक कि जनता का भी हमें सहयोग लेकर चलना है। तो क्या है ये, हमारे भारतीय युद्ध के सिद्धांत में सहयोग की भावना भी परम आवश्यक है। फ्लेक्सिबिलिटी, गतिशीलता, लचीलापन। किसकी गतिशीलता? युद्ध में आगे बढ़ने की गतिशीलता। किसमें लचीलापन? यदि हमारे जो हमने उद्देश्य बनाया, हमारे सिद्धांत बनाया, उसमें लचीलापन इसलिए डाल दिया गया है कि कहीं परिस्थितियां यदि कुछ अलग हो जाएं तो ऐसा ना हो कि हमें वहीं पे अडिग रहना है, थोड़ा सा उसमें चेंजमेंट करके हमें दूसरे रास्ते को भी अख्तियार करना है। कठोरपन का मतलब हो गया कि हम उसी पर अडिग रहेंगे, वहाँ से हम विरत नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे। किंतु लचीलापन में क्या है कि हम वहाँ से भले ही पीछे हट गए, लेकिन दूसरे रास्ते से हमें उस पर अटैक करना, हमें वहाँ पे धावा बोलना है। हमें इस सेंटर पे यदि हमें इस केंद्र को हमें कब्जे में लेना था, तो इस केंद्र में हम यहाँ से हमला कर रहे थे, तो यहाँ से लचीलापन का मतलब यहाँ से हम भले पीछे हट लिए, किंतु हम कहीं दूसरे रास्ते से जाकर यहाँ पर आक्रमण करें। हमें क्या करना है? हमें अडिग रहना है, उद्देश्य का निर्धारण हमने कर लिया, हमें ये प्राप्त करना, हमें ये चाहिए, हर हाल में चाहिए। तो उसमें क्या है, लचीलापन की ओर ये है कि यहाँ से हमें हट के, ये लचीलापन ये है कि हमें यहीं से जाना, ये तो कठोरता हो गया, ये में ये चाहिए, ये हमारा उद्देश्य हो गया। किंतु लचीलापन ये है कि हम यहाँ से तो हट लिए, हमने विचार नहीं बदले, हमने उसके रास्ते बदल दिए, हमें ये प्राप्त करना है। तो ये क्या है? गतिशीलता और लचीलापन। अगली चीज आती है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन। जो भी युद्ध में प्रशासनिक व्यक्ति है, जो भी कार्य करना है, उसको प्रशासनिक व्यक्ति बहुत ही सुचारू रूप से देखे और उस प्रशासनिक कार्य में हमें हर तरह से सहयोग करना है। वो हमारे उद्देश्य की प्राप्ति में ये प्रशासन होगा। इन प्रशासन के जरिए हम इन सब चीज़ों को एक रूप दे पाएंगे, एक नया सिद्धांत दे पाएंगे, एक नई शक्ति दे पाएंगे। वो किसकी बदौलत होगा? प्रशासन की बदौलत। एक निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, वो किस में आएगी? निर्णय कौन लेगा? प्रशासन लेगा, हमारा नेतृत्व लेगा, हमारा नेता लेगा, हमारा कमांडर लेगा। इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो एम है समासिफा, इसके जरिए हम युद्ध में अपने सिद्धांत को फॉलो करते हैं और युद्ध में विजय श्री को हासिल करने का ये भारतीय सिद्धांत है। भारत में युद्ध के सिद्धांतों के ये जो 10 सूत्र हैं, 10 सूत्रों को आइए हम लोग अलग अलग जानने की चर्चा करते हैं, अलग अलग जानते हैं। इससे पहले किसमें नंबर डाल देते हैं। ये हो गया नंबर 1, ये नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। इन 10 सिद्धांतों को आइए अलग अलग पढ़ते हैं, अलग अलग इस पर चर्चा करते हैं और जानते हैं कि ये 10 सिद्धांत कैसे कैसे कार्य करते हैं। सबसे पहले बात आती है सिलेक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एम, अर्थात उद्देश्य के निर्धारण और उसका निर्वहन कैसे किया जाएगा।
तो इसके उद्देश्य के निर्धारण में ये आवश्यक है कि उद्देश्य का पूर्व निर्धारित होना बहुत ही आवश्यक है। हमें अपने उद्देश्य का निर्धारण करके ही आगे बढ़ना है, और उस निर्धारण करने के बाद चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना हो जाएं, उसमें कितना भी संशोधन करना पड़ जाए, किंतु हमें अपने उद्देश्य को भूलना नहीं चाहिए। यह है पहला सिद्धांत युद्ध का, कि परिस्थितियां चाहे विषम हों, किंतु हमें अपने उद्देश्य को भूलना नहीं चाहिए। हमने जो उद्देश्य का निर्धारण किया है वो हमें हर हाल में पूर्ण ही करना है। दूसरी चीज़ आएगी मेंटेनेंस ऑफ मोरल, अर्थात उत्साह को बनाए रखना। तो युद्ध में कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है जब व्यक्ति हतोत्साहित होने लगता है या सैनिक हतोत्साहित होने लगता है, किंतु हमारे नेतृत्व को वहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि जब ऐसी स्थिति आए तो वहाँ पर उत्साह को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। मनोबल को बढ़ाने के लिए उसमें आत्मसम्मान की भावना और सामूहिक रूप से कार्य करने की भावना तथा नेतृत्व और अनुशासन जैसे तत्व यदि मिल जाएं तो उत्साह बनाए रखने में कोई भी असहजता कभी नहीं आएगी। जब व्यक्ति के अंदर आत्मसम्मान की भावना होगी, देश के सम्मान की भावना होगी, उसमें ये भरा जाएगा कि हमारा देश ही हमसे सर्वोपरि है, नेतृत्व हमारा ऐसा होगा और उसमें अनुशासन बनाए रखने की क्षमता होगी, तो हम हर हाल में उत्साह हमारा बना रहेगा और उत्साह हमारे सैनिकों का भी अडिग नहीं होगा। अगली चीज आती है ऑफेंसिव एक्शन, अर्थात क्या है, आक्रामक कार्यवाही। यानी कि हमें वहां पर तीव्र गति से तेज उत्साह के साथ शत्रु पर धावा बोल देना, आक्रामक होना है। शक्ति का सही समय पर और स्थान का, जैसा वहाँ पे स्थान हो उसका, उस स्थान पर अधिकतम क्षमता के साथ उसका प्रयोग किया जाए। उस स्थान का जैसे सुगम है, दुर्गम है, कैसा है उस स्थान पर, पथरीली जगह है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो कैसी भी जगह हो, कैसा भी क्षेत्र हो, वहाँ पर हमें आक्रामक कार्यवाही के लिए ये ध्यान रखना है कि जैसी भी परिस्थिति हो, जैसी भी वहाँ पर जगह हो, स्थान हो और समय हो, उस हिसाब से कार्य को कार्य रूप देना है, अर्थात आक्रामक कार्यवाही की जाना है। आक्रामक जो कार्यवाही होती है वो विजय प्राप्त करने में अत्यधिक सहायक होती है, ये ध्यान रखना है। हमारे जो अधिकारी हैं, सैन्य अधिकारी हैं, उनको अपनी बुद्धि, अपने विवेक और अपने कौशल का प्रयोग करने की स्वतंत्रता दी जाए, जिसके द्वारा वो आक्रामक कार्यवाही कर कर शत्रु पर विजय दर्ज कर सके, शत्रु पर विजय हासिल कर सके। चौथी चीज आती है सरप्राइज की, यानी कि चकमा देने की। तो इसमें विस्मय के सिद्धांत ऐसे होने चाहिए, या उसका अर्थ ये है कि वो रहस्यात्मक ढंग से अवतरित आधार है ये, इसमें ऐसा रहस्य हो, ऐसा तथ्य छिपा हो, या वो व्यक्ति ऐसा कार्य करे कि अपनी तैयारियों का, अपनी योजनाओं का शत्रु को कभी भी पता ना चले, और जब तक शत्रु अपनी जानकारियों को हासिल नहीं कर पाएगा तब तक वो उस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं रहेगा, उसके प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार ही नहीं रहेगा। तो हमें धावा बोलकर उस पर आक्रमण कर करके उसको चकमित करके, विस्मित करके, विस्मय में डाल करके, यानी कि सरप्राइज दे करके उसको फट से हमें अपना काम, अपना उद्देश्य पूरा कर लेना है। यह है युद्ध के सिद्धांत में। हेगले जी ने कहा था, चकमा युद्ध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली तत्व है,
किसने कहा था ये शब्द? हैगले ने। अगली चीज आती है सुरक्षा की। तो सुरक्षा का तात्पर्य है शत्रु को विस्मयपूर्ण चाल, जो शत्रु की चालें हैं उसको विस्मयपूर्ण चालों के विरुद्ध सेना, संसाधन और जो भी हमारे संचार साधन हैं उसकी सुरक्षा करें। ये सुरक्षा से तात्पर्य यहाँ पर यही है कि दुश्मन की जो भी चाल हैं उसके विरुद्ध हम संसाधन जुटाएं, संचार साधन जुटाएं, ये हमारी सुरक्षा है। सुरक्षा के वैसे दो पक्ष हैं, शत्रु की अप्रत्याशित कार्यवाही से सुरक्षा और अपनी योजना को कार्यान्वित करने के समय शत्रु की जवाबी कार्यवाही से सुरक्षा। दो पक्ष हो गए, एक तो शत्रु की अप्रत्याशित कार्यवाही से सुरक्षा किया जाए जिसकी हमें संभावना ना हो, ऐसी कार्यवाही से हमें सुरक्षित रखना है अपने आप को, अपने सेना को। और दूसरी चीज़ है कि जो योजना को कार्यान्वित कर रहा है शत्रु, उसको हमें जवाब देने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में साजो सामान होना चाहिए, तभी हम अपनी सुरक्षा कर सकेंगे। तो ये क्या है? युद्ध का सिद्धांत है। छठवां नंबर देखते हैं, छठे बिंदु पर ध्यान आकर्षण करते हैं। तो यह है कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स, अर्थात संकेंद्रण। संकेंद्रण का तात्पर्य है शक्ति के बिखराव होता है उसकी अपेक्षा सैन्य दल जो भी हैं इस प्रकार लगाने हैं कि निर्णायक समय और स्थान पर शत्रु की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ शक्ति का प्रदर्शन कर सकें और विजय श्री को प्राप्त कर सकें। यानी कि शत्रु वो कार्य ना कर सके जो हम कर लें। उसमें जो है उसमें संकेंद्रण करना है कि अपनी शक्तियों को इकट्ठा करना है, उस श्रेष्ठ शक्ति को इकट्ठा करके शत्रु की अपेक्षा हमको अपनी शक्तियों को अधिक शक्तिशाली मानकर अपनी शक्तियों को, अपनी समझ को, अपने सेना के जो भी व्यक्ति हैं, सेना के जो भी सैनिक हैं, उनकी एनर्जी को, उनकी शक्ति को सुदृढ़ रखना है, उन शक्तियों का बिखराव नहीं होने देना है। अगली चीज है, इसमें देखते हैं नेपोलियन ने कहा था युद्ध कला को एक सिद्धांत तक ही सीमित किया जा सकता है, एक स्थान पर शत्रु की अपेक्षा अधिक जनशक्ति इकट्ठा करना। यानी कि जो भी केंद्रण है वो क्या है, जब शत्रु देखेगा कि हमारे केंद्र में, हमारे सेना में 10,000 सैनिक हैं और हम देखेंगे कि हमारे सेना के अंतर्गत 20,000 सैनिक हैं, तो 10,000 वाला तो अपने आप ही जो हमारा विरोधी है, हमारा शत्रु है, यदि उसे 10,000 उसके पास सेना है और हमारे पास 20,000 सेना की मात्रा है, तो उसका कहीं न कहीं मनोबल भी कमज़ोर पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, शत्रु की अपेक्षा अपने आप को मजबूत दिखाना है और दिखाना ही नहीं, उन जनशक्तियों को इकट्ठा भी रखना है। सातवीं चीज आती है शक्ति की मितव्ययता, यानी कि इकोनॉमी ऑफ फोर्स। जो शक्ति की सुदृढ़ता है, मितव्ययता है, उसको युद्ध काल में कम से कम शक्ति और संसाधनों का प्रयोग कर शत्रु को हानि पहुंचाना ही क्या है, शक्ति की मितव्ययता है। सहयोग पे आते हैं नंबर 8, कोऑपरेशन, अर्थात सहयोग की भावना। सहयोग का तात्पर्य ऐसे चीज़ों से है कि राष्ट्र के विभिन्न अंग तथा सेवाओं का एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य किया जाए, ऐसा सहयोग किया जाए जिसमें विभिन्न सेनाओं के सहयोग
लड़ाकू और सेवी सैन्य दल और राष्ट्रीय नीतियां और जनता का भी इसमें सहयोग प्राप्त हो। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि गतिशीलता। गतिशीलता का तात्पर्य आप लोग जानते ही हैं, लोच और अपरिवर्तनशीलता, पैंतरेबाजी इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। अर्थात ऐसा लचीलापन हो जिसका शत्रु आभास ही ना कर सके, और ऐसी गतिशीलता हो कि उसे पता ही ना चले कि पलक झपकते ही कब हमने उस पर धावा बोल दिया, और धावा ही नहीं बोला बल्कि उस पर विजय भी प्राप्त कर ली। जब तक शत्रु कुछ सोच समझ पाता, जब तक हमने सारी चीज़ें उसकी कब्जे में कर ली, अपने अंडर में कर ली। लास्ट चीज आती है एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात प्रशासन। देखो, कोई भी सैन्य दल अत्यधिक कुशलतापूर्वक सक्षम ढंग से तभी कार्य कर सकता है जब उसका प्रशासनिक ढांचा अच्छा हो और नियंत्रित हो। सुकरात ने कहा था कि एक सेनापति को ज्ञात होना चाहिए कि उसके सैनिकों को खाद्यान्न और यौद्धिक सामग्री कैसे और कहाँ प्राप्त होती है। अर्थात जो सैनिक है उसके लिए क्या खाद्यान्न यानी कि क्या खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है, और जो युद्ध की सामग्री गई है वो कितनी मात्रा में है और किस क्वालिटी से है। यदि इसका पता चल जाए तो कोई भी कार्य कुशलतापूर्वक हासिल किया जा सकता है। तो जो वहाँ का प्रशासन अपने सैनिकों के खान पान, रहन सहन और युद्ध की सामग्री को देखेगा और उसे समुचित मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में रखेगा, तो हम उस सेना को कभी भी निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। निष्कर्ष ये निकलता है इन भारतीय युद्ध के सिद्धांत से कि सामान्य रूप से सिद्धांतों को, युद्ध में आधारभूत सिद्धांतों के जो रूप हैं उनको मान्यता प्रदान की जाए, और उसके द्वारा जो सेना नायक हैं, उच्च पदों पर जो आसीन हैं, उनको उस नियंत्रण में रखकर युद्ध करने की छूट दी जाए, और जो भी वो क्षेत्र है, जो भी उद्देश्य है, उस उद्देश्य का जो क्षेत्र है, उसका जो नायक है, उसके अंदर नायकत्व के संपूर्ण गुण विद्यमान हैं। यदि ऐसा है तो भारतीय सिद्धांत सर्वोपरि सिद्धांत सिद्ध होगा, और इन 10 बिंदुओं के द्वारा भारत युद्ध में विजय श्री को अवश्य ही प्राप्त कर सकता है। तो ये भारतीय युद्ध के 10 सिद्धांत हैं। आज की वीडियो में आप लोगों को आशा है हमें कि आप लोगों को वीडियो की चीज़ें पसंद आई होंगी। आपके सिलेबस से हटकर इसमें कुछ नहीं है, और इससे कई तरह के प्रश्न बनते हैं, जिसमें से आज का जो प्रश्न था वो था भारत में युद्ध के सिद्धांत कौन कौन से हैं या कितने प्रकार के हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि भारतीय युद्ध के सिद्धांत 10 प्रकार के हैं, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है समा-मौसेक-फॉर्म। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं, और वीडियो पसंद आने पर अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, अत्यधिक मात्रा में दोस्तों के साथ शेयर करें, और पसंद आए वीडियो तो लाइक और कमेंट करके ये बताना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की ये वीडियो समाप्त करने के लिए भास्कर सर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो में
एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वंदे मातरम। जय हिंद।